हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्जाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे मोटिवेशन थ्योरीज एंड इसमें हम लोग समझेंगे थ्योरी जेड एंड पॉटर एंड लॉयल का मॉडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डाइव इनटू टुडेज लेक्चर। सबसे पहले देखिए, ये मॉडल जो है ना, ये जो थ्योरी है थ्योरी जेड, दिस थ्योरी वॉज बीइंग propounded बाय विलियम आउची इन द ईयर 1981। सो इससे पहले थ्योरी एक्स वाई भी आया, वो MC जॉर्जर उन्होंने दिया था, और ये जो थ्योरी जेड है ये विलियम आउची इन्होंने दिया है। आफ्टर स्टडिंग ऑल दी जापानीज एंड अमेरिकन फर्म्स, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? ये जापान से एक्चुअली आया हुआ है। इट कंबाइंस द कलेक्टिविस्ट लॉन्ग टर्म पीपल सेंट्रिक फीचर्स ऑफ जापानीज कंपनीज। वहाँ पर ही देखा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो लंबे समय तक काम करेंगे, एक कलेक्टिव मैनर में काम करेंगे, और जो भी पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशंस लाया जाएगा वो एम्प्लॉयज़ को मद्देनज़र देखते हुए रखा जाएगा पॉलिसीज़ को। सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द जापानीज़ कल्चर। पीपल, ह्यूमन बीइंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द एम इज़ टू बिल्ड हाई एम्प्लॉय लॉयल्टी, लो टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ लोग जल्दी छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाएंगे, ये खास ध्यान में रखा जाता है। एंड हाई प्रोडक्टिविटी बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ स्टेबिलिटी, ट्रस्ट। अगर एम्प्लॉयज़ लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह जज किया जाएगा, उन्हें अच्छा से रखा जाएगा, उनका डिसीजन को मान्यता मिलेगा, तभी वो एम्प्लॉय रिटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये थ्योरी जेड ये समझाता है हमें, ठीक है। सो ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ लाइक फैमिली मेम्बर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वॉल्विंग देम इन ऑल द डिसीजन मेकिंग। सिर्फ उनका लाइफ को नहीं, मतलब कि सिर्फ पैसा दे दिए और हो गया बात, ऐसा नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तो उनका पूरा लाइफ के बारे में अच्छा से केयर किया जाएगा, सिर्फ उनका आउटपुट को सिर्फ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। केयरिंग अबाउट द पीपल, केयरिंग अबाउट पीपल, ये है थ्योरी जेड का मानना। अब इनका कुछ अजम्पशंस है, क्या क्या अजम्पशंस हम लोग देखते हैं। सो एक्स क्या था? पेसिमिस्टिक, ठीक है, नेगेटिव था। वाई ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। थ्योरी जेड मेक सम स्पेसिफिक अजम्पशंस। सो क्या है? पीपल वांट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। इनका मानना है कि जो भी एम्प्लॉय आए हैं वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए ही आए हैं, उनको स्टेबल जॉब चाहिए, और जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली उनको छोड़ करके नहीं जाना है जॉब को, राइट। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड व्हेन दे आर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दे वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत बैलेंस्ड वे में चलेंगे। पीपल आर विलिंग टू वर्क हार्ड, हैव मल्टीपल स्किल्स, कोऑपरेट, बहुत कोऑपरेट करके चलने वाले इंसान लोग, ठीक है। ग्रुप बिलोंगिंग, ट्रस्ट, फेयरनेस, फेयरनेस इन वॉट एवर दे डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबल होंगे फॉर वॉट एवर टास्क दे आर डूइंग। तो इसमें मानना है इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन कमिट्स टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द लॉन्ग रन, द एम्प्लॉय रेसिप्रोकेट्स विद कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। सो अगर कोई भी एम्प्लॉय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ लोग भी क्या करेंगे इसके बदले में? वो पूरा अपना जी जान लगा देंगे काम करने के लिए, पूरा परफॉर्मेंस, कमिटमेंट सब कुछ देंगे, ठीक है। सो दीज आर दी अजम्पशंस। अब इनका फीचर क्या है? लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट होगा। देयर इज नॉट ऑलवेज लिटरली टिल रिटायरमेंट, बट दी नॉर्म इज स्टेबिलिटी, स्लो एंड स्टेडी करियर एंड अवॉइडेंस ऑफ फ्रीक्वेंट ले ऑफ्स। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को अभी जैसे IT सेक्टर में होता है कि बहुत सारे कंपनियां कर रहे हैं कि ले ऑफ, एम्प्लॉयज़ लोगों का उतना ज़रूरत नहीं है तो कट शॉर्ट करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए ले ऑफ हो जाता है, कर देते हैं, छोड़ देते हैं एम्प्लॉयज़ लोगों को। तो ये सब चीज़ जापानीज़ कल्चर में नहीं होता है। दे अवॉइड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद द एम्प्लॉयज़, राइट। बिल्ड्स डीप ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन, हालांकि प्रमोशन धीरे धीरे ही होगा बट लंबे समय तक रहेगा, छोड़ करके ऐसे जाना नहीं है एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ लॉन्ग टर्म एंड कॉम्प्रीहेंसिव। वही बात है कि धीरे धीरे बोनस देते रहना, इंसेंटिव्स देते रहना, और छोटा से स्टार्ट करके बड़ा 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 तक ऐसे जाना। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, है ना। बहुत दिन के लिए कोई एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना है तो ये सब चीज़ें
को एम्प्लॉय करना पड़ेगा किसी भी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में। प्रमोशंस आर ग्रेजुअल आफ्टर ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर। करियर पाथ, जॉब रोटेशन भी होगा यहाँ। अब एम क्या है? डेवलप जर्नलिस्ट हु अंडरस्टैंड द होल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट नॉट नैरो स्पेशलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि होलिस्टिक एम्प्लॉय अगर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो उसको हर काम आना चाहिए, यहाँ ऐसा मानना है। काइजन एक अप्रोच है, छोटा शॉर्ट इम्प्रूवमेंट्स, शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट्स वाला। तो यही मानना है कि अगर कोई एम्प्लॉय आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, ही शुड नो एवरी वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड बी एबल टू परफॉर्म एवरी वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ वही काम के लिए, अगर HR के फील्ड में ही है तो सिर्फ वही काम आए एम्प्लॉयज़ को, ऐसा नहीं है। सो अगर एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में तो उन्हें सब काम आना चाहिए, राइट? सिर्फ एक ही काम में स्टिक होकर के नहीं रहना है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्वॉल्विंग कंसल्टेशन विथ मैनी लेवल्स। अब कोई लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ लोगों से भी बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? सो ये सब मेन फीचर्स है इस ऑर्गेनाइजेशन का। अब फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट्स। So decisions may be made collectively but accountability is usually fixed on one responsible person. तो इसका मतलब क्या है? जापानीज़ कल्चर के हिसाब से है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, बट अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, सपोज कीजिए कोई टीम लीडर है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा। ये आ गया वेस्टर्न कल्चर में। सो यहाँ क्या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, तो ये जापानीज़ कल्चर है। एंड इफ़ वन पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क विच द ग्रुप इज़ परफॉर्मिंग, तो ये वेस्टर्न कल्चर हो जाएगा, ठीक है? इनफॉर्मल कंट्रोल विद द फॉर्मल मेजर्स। कंट्रोल इज लेस अबाउट स्ट्रिक्ट विजिबल एंड सुपरविजन एंड मोर थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स कल्चर। मतलब कि बहुत ज़्यादा जहाँ स्ट्रिक्टनेस लाना ज़रूरी है वहाँ स्ट्रिक्टनेस होगा, एंड जहाँ लीजेंटली जो एम्प्लॉय है उनको रिस्पॉन्सिबल समझ ले, उनको अकाउंटेबल समझ ले, वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ ले काम करने के लिए, तो वहाँ उस टाइप का बिहेवियर अपनाया जाएगा। फॉर्मल सिस्टम्स रिपोर्ट आर यूज्ड बट अलॉन्गसाइड स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। वही है, रिपोर्ट सिस्टम वगैरह यूज़ होगा बट इनफॉर्मल सोशल कल्चर भी वहाँ एम्प्लॉय होगा। तो यहाँ सब चीज़ ऑल राउंड वेलफेयर देखा जा रहा है एम्प्लॉयज़ का। ट्रेनिंग देना, काउंसलिंग करना, सोशल इवेंट्स में जाना, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचना, उनका खुद का केयर करना, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइजेशन में उनका खुद का केयर करना, ऑल दिस बिकम्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरी Z। सो ये बहुत ज़्यादा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ थ्योरी Z। अब इतना सारा हमने अच्छी अच्छी बात तो देख ही ली, तो यहाँ क्या होगा? हाई लॉयल्टी। अगर एम्प्लॉयज़ लोगों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है तो एम्प्लॉयज़ लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। सो देयर विल बी लेस और लोअर टर्नओवर, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बेटर कोऑपरेशन एंड बेटर टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाई क्वालिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। छोटा छोटा काइजन इम्प्रूवमेंट, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट होगा और वो लंबे समय तक जाएगा, राइट? एम्प्लॉयज़ हु स्टे लॉन्ग टर्म केयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी में चले जाते हैं तो वो लोग भी बहुत सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो वो भी बहुत सोचता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को उनको गवर्न करना पड़ता है, एंड दे थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। डीप स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। अगर कोई एम्प्लॉय थ्योरी Z के हिसाब से गया है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ थ्योरी Z अपनाया जा रहा है, तो जाहिर सा बात है उनको हर फील्ड का, हर चीज़ का नॉलेज होगा और डीपली स्किल्ड रहेंगे वो, एंड दे विल बी वेरी वर्सेटाइल एंड एक्सपीरियंस्ड, राइट? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्योरी Z। अब इनका कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन है कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट में बी अनरियलिस्टिक। अब ये भी बात है कि अगर कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में पर वो बहुत लंबे समय तक क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टिक करेगा? ही विल नॉट वांट मोर मनी, सो उनको स्विच करने का मन करेगा, जाहिर सा बात है। सो दिस बिकम्स हाईली अनरियलिस्टिक, क्योंकि ये वॉलेटाइल सॉर्ट ऑफ मार्केट है। People want quick money, quick promotions. So slow promotion can demotivate the high performers who want to grow very fast in the future.
कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, सही बात है। अगर कोई डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट फट से ले सकता है एंड इफ़ दे आर इन्वॉल्विंग द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का प्रोसेस हो जाता है, विच मे बी अ प्रॉब्लम इन डायनेमिक एनवायरमेंट। कल्चरल फिट इशूज, थ्योरी जेड वॉज डिराइव फ्रॉम जापानीज इन मोर individualistic culture. Employees may not want such deep organizational involvement. अब कोई कोई एम्प्लॉयज़ लोग रहते हैं कि वो उनको अपना सिर्फ काम से मतलब होता है, they want to just get the work done or they want to receive the money and they want to go back home. तो अगर वैसा एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, then they might feel overwhelmed that I want to be within my limit, within my range. I don't want to get incorporated in the organization that much. So यहाँ cultural fit issues, thought process क्योंकि match नहीं कर रहा, ये हो सकता है. Risk of conformity, strong culture and long tenure may discourage dissent and radical innovation. मतलब अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का एंड दे वांट कन्फर्मिटी, मतलब इस काम को ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है एंड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इससे क्या है इनोवेशन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज दे डोंट हैव टू, ऑर्गेनाइजेशन ये मान रहे हैं कि द एम्प्लॉयज़ विल नॉट एक्ट ऑन देयर ओन, दे हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, सो इनोवेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्टफुल हो सकता है, राइट. सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, थ्योरी जेड. अब इनका बीच का डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड. सो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये समझे थे, थ्योरी एक्स एंड वाई हैव बीन कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो जस्ट यहाँ देखिए, लेजी अवॉइड वर्क थ्योरी जेड के हिसाब से, थ्योरी एक्स के हिसाब से क्या है, कमिटेड इफ गिवन सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड ग्रुप बिलोंगिंग है. कंट्रोल स्टाइल कैसे होगा, यहाँ टाइट होगा, थ्योरी एक्स में टाइट, यहाँ पार्टिसिपेटिव क्योंकि थोड़ा डेमोक्रेटिक आ जाता है वाई में, एंड जेड में क्या है, ट्रस्ट बेस्ड कल्चर एंड नॉर्म्स विद सम फॉर्मल कंट्रोल्स, थोड़ा कंट्रोल है बट यहाँ ट्रस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है. एम्प्लॉय हॉरिजन शॉर्ट टर्म एंड रिप्लेसेबल, थ्योरी जेड में रिप्लेसेबल है, मीडियम टू लॉन्ग इन थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड में लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग है थ्योरी जेड. एंड डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज है, पार्टिसिपेटिव एंड यहाँ कॉन्शियस ओरिएंटेशन क्योंकि कलेक्टिव इनपुट, सब कोई मिलजुल करके डिसीजन यहाँ मीट करेंगे. प्रमोशन थ्योरी एक्स में बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, थ्योरी वाई में पोटेंशियल देख करके, एंड थ्योरी जेड में है स्लो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन एंड ब्रॉड एक्सपीरियंस. तो यहाँ इस स्लाइड में एक्चुअली ये चीज़ विजिबल आप लोगों को नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट स्पीकिंग स्लो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, लंबे समय तक ये वाला चीज़ देखा जाएगा, एंड ब्रॉडर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइजेशन में, उनका वो तो एक बात है कि वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इससे क्या है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और यहाँ पर प्रमोशन पर क्या है, स्लो है एंड स्टेडी है, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स, वाई एंड जेड. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ अब हम लोग Z कंप्लीट कर लिए. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट पॉटर एंड लॉलर मॉडल. तो ये मॉडल क्या है, ये एक्सपेक्टेंसी बेस्ड. सो जो हम लोग वी रूम का, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने वो भी कवर किया है, वी रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी था, इक्विटी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस, ये था EIV. सो इसी का ये एक्सटेंशन है. इसमें क्या है, जो हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, उससे हमें कुछ परफॉर्मेंस हो रहा है, एफर्ट डालेंगे एंड वी आर परफॉर्मिंग समथिंग, उससे हमको रिवॉर्ड मिल रहा है. फिर यही रिवॉर्ड तक था, और रिवॉर्ड का अलग अलग वैल्यू है. क्या मैंने कहा, सबसे पहले हम कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, परफॉर्म कर रहे हैं हम कुछ, उससे हमको रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड दैट रिवॉर्ड विच वी आर गेटिंग, द वैल्यू ऑफ दैट रिवॉर्ड इज गोइंग टू वेरी. अब इस थ्योरी, इस मॉडल के हिसाब से क्या हो रहा है, जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, जितना परफॉर्म हम कर रहे हैं, उससे हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. वी आर सैटिस्फाइड, वी कैन बी सैटिस्फाइड और डिससैटिस्फाइड विद दैट रिवॉर्ड, एंड फिर हम अपना फ्यूचर एफर्ट डालेंगे. अगर हम डिससैटिस्फाइड है, अगर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो वाला काम, मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तब क्या होगा, हम फ्यूचर एफर्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं डालेंगे.
सो दिस इज़ द डिफरेंस. अब हम इसका मेन एलिमेंट्स को चेकआउट करते हैं. फर्स्ट इज एफर्ट, जो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपना काम में डाले हैं, दैट इज द एफर्ट. अ वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, दैट इज वेरियंस, हाउ मच द पर्सन वॉन्ट्स द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, किस हिसाब से उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका वैल्यू क्या होल्ड करता है वो रिवॉर्ड का. एक्सपेक्टेंसी, बिलीव दैट एफर्ट विल एक्चुअली लीड टू सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये भरोसा रखना कि हम कुछ एफर्ट डाल रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, कुछ हद तक परफॉर्मेंस हो ही जाएगा. एबिलिटीज़ एंड ट्रेड्स, हमारा जो नेचुरल टैलेंट है, इंटेलिजेंस, स्किल, एक्सपीरियंस है, ये सब एबिलिटीज़ एंड ट्रेड है. सो ऑल दीज आर दी एलिमेंट्स, ये सब जो है ना, ये सब एलिमेंट्स का यहाँ डिस्कशन है. रोल परसेप्शन, हाउ क्लियरली द इंडिविजुअल इज एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दी जॉब, हमको किस तरीक़ा से वो जॉब को करना है, किस तरीक़ा से वो जॉब अच्छे से हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करना है, अगर वो काम बिगड़ सकता है नहीं तो ये सब चीज़. कंफ्यूज्ड और रॉन्ग रोल परसेप्शन, अगर हम ठीक से जॉब को ही नहीं समझे, जो हम काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर हम उस चीज़ को ठीक से नहीं समझे तो क्या होगा, एफर्ट और हमारा परफॉर्मेंस का बीच में कोई लिंक ही नहीं बैठ पाएगा. राइट. एंड परफॉर्मेंस इज द टास्क which we are able to accomplish, the efforts which we are going to employ, and abilities and traits, ये सब है performance. राइट. अब रिवॉर्ड इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, तो बाहर से भी रिवॉर्ड मिल सकता है और हमारे अंदर से भी. इंटरनल फीलिंग्स फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ, जैसे अचीवमेंट हो गया, प्राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ हमें मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहा है, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड. और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल, बाहर से कुछ, जैसे पेज, बोनस, प्रमोशन, ये सब हो जाएगा बाहर से. सो इंटरनल क्या होगा, अचीवमेंट, ग्रोथ, प्राइड, ये इंटरनल है. एक्सटर्नल बोनसेस, प्रमोशंस, पेज वगैरह. राइट. सो रिवॉर्ड्स आर ऑफ टू टाइप. इफ़ रिवॉर्ड्स आर सीन एज फेयर और बेटर देन एक्सपेक्टेड, तब हमें पॉजिटिव फीलिंग होगा. अगर हमें फेयर अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स मिल रहा है तब हमें पॉजिटिव फीलिंग होगा, वी आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. अगर इसी के उल्टा, अगर हम कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, हमें ठीक से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वी आर गोइंग टू फील डिससेटिस्फाइड एज वेल एज फ्रस्ट्रेटेड. राइट. एंड satisfaction is going to depend upon certain things like the value of the reward. If actual reward, अच्छा हम लोग अगर कोई एक्चुअल मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, बट हम अपना रिवॉर्ड ज़्यादा, जो मेरे को एक्चुअल मिल रहा है उससे ज़्यादा ही मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, जो हम एक्चुअल सोचे थे उससे ज़्यादा अगर मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो हमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. बट एक्चुअल हम जो रिवॉर्ड सोचे थे उससे हमको कम ही रिवॉर्ड मिल रहा है, जितना एफर्ट डाल रहे हैं उतना मेरे को रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, हम लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे. वी विल नॉट फील मोटिवेटेड टू वर्क एनी लॉन्गर. राइट. फीडबैक लूप, एक फीडबैक भी होता है, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उससे परफॉर्म कर रहे हैं, उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, वी आर सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड. सो ये फीडबैक एक लूप है, एक चेन है जो चलते चले जाता है. सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन देन इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर वैल्यू प्लेस्ड ऑन रिवॉर्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, बिलीव दैट एफर्ट इज गोइंग टू पे ऑफ, तभी हम लोग फ्यूचर एफर्ट डालेंगे. सपोज कीजिए, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यही कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है. तो हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि अगर हम हार्डवर्क डाल रहे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इफ़ वी आर परफॉर्मिंग वेल, ये मेरा एक्सपेक्टेंसी है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे. बट सो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रिवॉर्ड हमें मिलेगा. फिर रिवॉर्ड के बाद क्या है यहाँ देखिए, वैल्यू यहाँ है वेरिएंस, मतलब कि वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड ये हो सकता है कि हमें जीआरएफ निकल जाए, हमारा नेट क्लियर हो जाए, हम अगर पीएचडी करेंगे तो हमें स्टाइपेंड मिलेगा. सो ऑल दिस बिकम्स द रिवॉर्ड. तो ये चीज़ वैरी करेगा. किसी को अच्छा रेप्यूटेशन पसंद है, दे वॉन्ट नेम, फेम, दे वॉन्ट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. सो सब कोई उनका प्रेस करेंगे, that you have done such a lot of hard work and you are now in this position. So reward सबका साथ वेरी करते हुए चले जाता है. सो जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, उसमें हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, हमें रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, उससे हम सेटिस्फाइड है. सम ऑफ दी पर्सनस जो लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, उनका सपोज कीजिए नेट निकल गया, जीआरएफ निकल गया, ठीक
ठीक है, किन्हीं का नेट निकल गया, जो लोग ज़्यादा एफर्ट डाले या फिर ज़्यादा स्पीड में अपना मैथ्स वगैरह बनाए हैं उन लोगों का JRF क्लियर हो गया, तो दे आर सेटिस्फाइड। यही चीज़ अगर कोई इंसान का, कोई भी स्टूडेंट का नहीं निकला, दे आर गोइंग टू बी डिससेटिस्फाइड। अब फ्यूचर एफर्ट उनको डालने का मन ही नहीं होगा आगे चलकर। अगर 2 बार 3 बार कोई स्टूडेंट कर रहा है एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश दैट, इफ़ दे आर नॉट एबल टू अचीव एट लीस्ट नेट, देन दे विल बी वेरी मच डिससेटिस्फाइड। सो यही है पॉटर का मॉडल कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कुछ होगा, रिवॉर्ड मुझे कुछ मिलेगा, हम सेटिस्फाइड होंगे, हम डिससेटिस्फाइड होंगे। अगर हम डिससेटिस्फाइड है तो हमें फ्यूचर एफर्ट डालने का मन नहीं होगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ये एक्सटेंशन है ऑफ द वीरूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। एंड अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस जो मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है वो कवर करेंगे। सो ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।